हाँ, शुरू किया जाए। तो कैसी तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है? तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो 9th के मैथ के लेक्चर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। साइंस के लेक्चर कुछ डिसकंटिन्यूस हुए हैं, लेकिन अब लगातार आएंगे। तो 9th में सेल के बारे में बातचीत चल रही थी। तो सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर डिफरेंस किस बात का होता है, तो सेल वॉल का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है। आवश्यक चीज़ों को ही अंदर आने देती है, और जो बेकार सबस्टेंस होते हैं, जो आवश्यक नहीं होते हैं, उनको सेल के अंदर नहीं आने देती है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है। और देखा जाए सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल का प्रोटेक्शन भी करती है, अगेंस्ट फ्रॉम पैथोजेनस माइक्रोब्स से प्रोटेक्शन भी करती है। उसके बाद में देखा जाए कौन सी मेम्ब्रेन कौन सी आती है? डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन की डिफिनीशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने क्या बताया? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। सपोज करिए यहाँ पर एक बर्तन मैंने ले लिया, इस प्रकार से एक बर्तन हमने ले लिया, और इस बर्तन के अंदर यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस प्रकार से इस बर्तन के अंदर हमने क्या किया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने ले लिया, और इसमें एक साइड में हमने क्या किया? डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन ले लिया, या हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पतला सॉल्यूशन ले लिया। तो इधर क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और एक साइड में हमने क्या किया? कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, गाढ़ा सॉल्यूशन हमने ले लिया। तो इस साइड में क्या है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमने ले लिया। अब देखा जाए डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर के मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, और ये तब तक मूव होते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस की डिफिनीशन में मैंने क्या बताया? व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेट सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन solvent molecule move from dilute solution to higher concentrated solution through semi permeable membrane, this is known as osmosis। तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में देखा जाए सेल वॉल की बात करिए। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल, फोर्थ पॉइंट क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, मतलब डेड होती है, और ये परमेबल होती है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल को आने जाने देती है। तो ये सेल वॉल है। और सेल वॉल एक फ्रेमवर्क भी बनाता है, एक ढांचा बनाती है सेल का। और केवल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से
सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है? सेल करती है। उसके बाद में देखा जाए प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अगर किसी सेल को हम हायर कंसंट्रेट सोल्यूशन में डाल दें तो सेल से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। जब सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे तो सेल क्या होगी? पिचक जाएगी। ऐसी सेल को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? व्हेन सेल प्लेस इन द कंसंट्रेट सॉल्यूशन देन वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सेल टू हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, then cell is shrinked. These cells is called plasmolysed cell and this phenomenon is called plasmolysis. इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद में देखा जाए सेल के अंदर, अगर जो हम सेल को देखते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? सेल से फ्लूइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। और सेल क्या होती है? पिचक जाती है। प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब पिचक जाना। आगे देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर ये सेल है, मान लेते हैं इस प्रकार से ये सेल है और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेनस, इस डबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार से मैंने ये बना दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक क्या पाया जाता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्रोमैटिन नेट होता है। तो न्यूक्लियस 4 पार्टों से मिलकर बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उन पर कंट्रोल किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को क्या कहते हैं? मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने यूज किया था? पुरकिंजे ने यूज किया था। यही न्यूक्लियस जो होता है हेरिडिटी मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए कि हेरिडिटी ट्रांसमिशन का काम कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स को हाफ स्प्रिंग में पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। दूसरी बात देखा जाए, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम पाया जाता है, इसके एक छोटे से छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्रोमोजोम्स कहते हैं। और क्रोमोजोम्स के फॉर्मेशन में डीएनए और आरएनए भाग लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जनरली क्या होता है? 99% केसेस में डीएनए जो है हेरिडिटी ट्रांसमिशन का काम करता है। केवल कुछ वायरस ऐसे हैं, प्लांट वायरस, जिसमें हेरिडिटी मटेरियल का काम कौन करता है? आरएनए करता है। तो कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें आरएनए हेरिडिटी ट्रांसमिशन का काम करता है। वैसे जनरली कौन सा करता है? डीएनए हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है। और न्यूक्लियस के बाहर मैंने बताया कि यह साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने यूज़ किया था? पुरकिंजे ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था? पुरकिंजे ने किया था। और प्रोटोप्लाज्म को ही क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। दूसरी बात तुम्हें बता दें, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए सेल के अंदर रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद में देखा जाए सेल ऑर्गेनेल्स, अगर जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अगर जो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के नेट के फॉर्म में, इस प्रकार से आउटर मेम्ब्रेन से लेकर के नेट के फॉर्म में, इस प्रकार से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक ये फैले हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। और ये सेल का स्केलेटन भी बनाते हैं। कुछ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। जिन ईआर की सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिन ईआर की सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्या है, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रायः ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, वहाँ पर एससीआर पाए जाते हैं। और प्रोटीन सेंसाइजिंग सेल्स में क्या पाए जाते हैं, आरईआर पाए जाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी बात, गोल्जी बॉडीज़ पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये गोल्जी बॉडीज़ होती हैं। इनकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने इनको डिस्कवर्ड किया था, कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। तो इनको क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं या गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। गोल्जी बॉडीज़ क्या काम करती हैं, किसकी बनी होती है, सिस्टर्नी। एक को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। और ये सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, समानांतर स्थित होती हैं। और गोल्जी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है, पैकेजिंग का होता है, चीज़ों को आपस में बांधने का होता है, सेक्रीशन का होता है। और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जो सलवाल के मटेरियल होते हैं उसकी सिंथेसिस कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ में सेलुलोज हेमीसेलुलोज की सिंथेसिस होती है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम पाया जाता है उसकी सिंथेसिस भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। तो ये सब काम किसके होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम भी पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, सोम कहते हैं। और लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कम पीएच पर काम करते हैं। और लाइसोसोम क्या होते हैं, बाहरी मटेरियल और सेल के अंदर के मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और इंट्रासेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को ही ये नष्ट कर देती हैं, खा करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था, डी डुवे ने किया था। किसने किया था, डी डुवे ने किया था। आगे देखा जाए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से इस प्रकार से दो मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है तो इसको हमने क्या कह दिया, आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कहलाती है। और अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, इस प्रकार से ये इनर मेम्ब्रेन होती है।
तो इस प्रकार से ये हमने बना दिया इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी क्या काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसे क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये ऑक्सीसोम या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कहते हैं या इसी को क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। और इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और एनर्जी का प्रोडक्शन यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। और उन सेल्स में पाई जाती हैं जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद में कौन सा होता है, उसके बाद में प्लास्टिड्स आते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, ये प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, फर्स्ट देखा जाए या इनको 3 टाइप पे डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड्स होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और ये प्लांट के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है, उन भागों में पाए जाते हैं। और ये स्टोरेज का काम करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, प्रोटीनियोप्लास्ट। नहीं, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। और दूसरे होते हैं प्रोटीनियोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और तीसरे होते हैं एलियोप्लास्ट जो फैट या ऑयल को स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। दूसरे कौन से, पहले है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, केवल ग्रीन कलर को छोड़ करके। ग्रीन कलर के नहीं होते और बाकी किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो जो फ्रूट के डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट के कारण फ्लावर के भी कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इंसेक्ट इनकी तरफ, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन हो। और तीसरे कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तीसरे कौन से हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जैसे फूड का प्रोडक्शन होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ से 2 मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से दो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड थी, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट भी दो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। इसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा था उसे मैट्रिक्स कहते थे, और इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा कहलाता है। और स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा के अंदर ही कुछ इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेली कहलाती हैं। तो ये कहलाती है लैमेली, ये लैमेली कहलाती है। लैमेली कहीं कहीं पर सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक डिपॉजिट हो जाती हैं। तो लैमेली का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। मैंने क्या बताया? स्ट्रोमा के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें लैमेली कहते हैं, और कहीं कहीं पर लैमेली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं। तो लैमेली के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम के अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 70S टाइप राइबोसोम भी पाए जाते हैं। 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? सेल का किचन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल का किचन भी कहा जाता है। उसके बाद में वैक्यूल होती है। सेल के अंदर वैक्यूल भी पाई जाती है, और वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन के द्वारा चारों तरफ से सराउंडेड होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और वैक्यूल जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे सेल सैप कहते हैं। और सेल के टोटल वॉल्यूम का 90% वॉल्यूम वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है। और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होती है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटी पाई जाती है। अगर हम अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। सेगमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 70S टाइप और दूसरे होते हैं 80S टाइप। 70S टाइप राइबोसोम किस किस में पाए जाते हैं? तो देखा जाए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए। राइबोसोम यहाँ पर मैंने बनाया, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम सेल के स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं और किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहले कौन से हैं? 70S, ये S है टाइप राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम पाए जाते हैं 70S टाइप राइबोसोम। ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट कितने की होती है? 50S की, और स्मॉल सब यूनिट कितनी होती है? 30S की होती है। जब अलग अलग करोगे तो पूरी एरिया आप कंसीडर कर लोगे, तब 50 और 30 आती है। और एक साइड अगर करोगे तो कुछ एरिया ऐसे ओवरलैप हो जाती है, और जो एरिया ओवरलैप हो जाती है उसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए 70S का आता है। और ये किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। दूसरे कौन से हैं? ये दूसरे 80S टाइप राइबोसोम। ये 80S टाइप राइबोसोम ये 80S राइबोसोम जो होते हैं ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। लार्ज सब यूनिट 60S की होती है और छोटी सब यूनिट 40S की होती है। तो 60 और 40 कितना हो गया? 100। और यहाँ पर हम कह रहे हैं 80। तो वही रीजन है, जब एक साथ ये दोनों सब यूनिट जुड़ती हैं तो कुछ एरिया क्या होती है? ओवरलैप हो जाती है, और जो एरिया ओवरलैप हो जाती है
उसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो एक साथ क्या आएगा 80S और अलग अलग ये 60 और 40। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये चैप्टर तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तुम्हारा आज ख़त्म हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट डे में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खूब पढ़िए।